गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे जनरल स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो आज हम 26 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बता दूं कि लगभग 25 क्वेश्चन आपको रेगुलर बेस पे कराए जाते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से एनटीपीसी, ग्रुप डी और लेखपाल जैसे कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जो गवर्नमेंट के, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर दिया था, तो इसका जो हमारा सही आंसर की अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इसका राइट आंसर हमारा है कृषि पर। जो हमारा बल दिया गया था वो हमारी कृषि पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर या ये सभी। 27 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। बता दूं कि जो राज्य सरकार जो होती है वो इन सभी चीज़ों पर कर लगाती है। ओके, भूमि पर भी लगाती है, रास्ते पर भी, रोड पर भी लगाती है और सिनेमाघर पर भी लगाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितना बार अवमूल्यन किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब से देश आज़ाद हुआ सन 1947 के बाद से जो रुपए का है वो कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। तो दोस्तों लगभग नहीं, मतलब एक तरीके से कंफर्म है, 3 बार इसका अवमूल्यन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। देखिए, ग्रामीण की अगर बात आ जाए तो आपको बिना देखे आंख मूंदे नाबार्ड को मार देना है। ओके, नाबार्ड ही आपका सही आंसर है, जो गांव की हेल्प करता है ग्रामीण की, वह नाबार्ड बैंक ही करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं राइट आंसर की बात कर लूँ तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, मतलब एमपी। एमपी ने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला जो है वह राज्य था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित हो जाता है या सभी। तो दोस्तों, पृथ्वी से यदि कोई ऊपर जाता है, ओके, तो ऊपर जाएगा तो क्या होता है कि जो दाब है एक तरीके से घटता है। और इसे याद करने का तरीका कि आपने देखा होगा जब आप ऊपर जाओगे तो जो ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है ना। तो जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि अगर ऊपर जाओगे तो घट जाओगे, मतलब मर जाओगे, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है कि जो प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब बढ़ने से पानी का जो क्वथनांक होता है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि पानी की बूंदों के गोल होने का रीज़न क्या है। ये तो मैंने आपको बताया था कि पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो बूंदें, जैसे कि बारिश की बूंदें गोल होती हैं। आप पानी गिराते हो, मतलब ग्लास लो पानी गिराओ, उसमें देखोगे ना तो जो बूंदें होती है वो गोल गोल होकर निकलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो अपवर्त काल में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर कोई लड़की झूला झूल रही है तो उसके बगल में अचानक से अगर कोई लड़की अगर बैठ जाती है तो उसका जो झूला जो झूलता है, सपोज करिए कि यहाँ पर एक झूला डाला गया है, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसे ऐसे झूल रही है, ठीक है, लड़की कोई बैठ के, तो अगर कोई लड़की आके अचानक से बैठ गई तो क्या होगा कि ये जो चीज़ है अपवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित। ओके, तो सी इज़ अ राइट आंसर और इसका पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण
जिसका विभाजन नहीं हो सकता वह क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों उसका जो सही आंसर वो हो जाएगा हमारा परमाणु। परमाणु जो होता है उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, अम्ल का जलीय विलयन नीली लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? इम्पोर्टेंट है। जो अम्ल होता है वो उसका जो जलीय विलयन होता है वो नीली लिटमस पर क्या प्रभाव करता है? तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ इसके सही आंसर की, तो जो नीली लिटमस का जो प्रक्रिया होती है वह किसी भी उसका जो प्रक्रिया होती है वो किसी भी चीज़ को लाल कर देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों जो जल होता है, वाटर होता है, उसमें जो अस्थायी कठोरता का जो रीज़न होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के कारण जो जल होता है उसके अस्थायी कठोरता का यही रीज़न है। तो ए इज़ राइट आंसर, याद रखिएगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। तो सही आंसर मैं बात कर लूँ तो ये इसको सब लोग जानते होंगे, अनुवांशिकी। इन्होंने एक तरीके से जो मटर होती है, ठीक है, मटर, तो मटर में इन्होंने एक तरीके से अनुवांशिकी का किया था। तो मटर से आप याद रख सकते हैं, मटर मेंडल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक वर्णांध व्यक्ति को किस रंग की पहचान नहीं होती है? वर्णांध व्यक्ति, ऐसे कई सारी व्यक्ति होते हैं, मिनिमम होते हैं, मतलब कम व्यक्ति होते हैं जिनको वर्णांध होता है, मतलब रंगों की पहचान करने में दिक्कत आती है। तो वो कौन कौन से रंग हैं? तो दोस्तों वो रंग हैं लाल और हरे रंग भी। मतलब अगर उनको लाल दिखाओगे तो हरा दिखेगा, हरा दिखाओगे तो लाल दिखेगा, मतलब वो क्या होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, पौधे में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है, क्या पहुंचाता है? क्वेश्चन नंबर 40 है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जो पौधे के पत्तियों द्वारा जो निर्मित भोजन होता है, ठीक है ना, तो जो भोजन निर्मित होता है, बनाया जाता है, वह कौन पहुंचाता है पौधों के अन्य भाग में? तो वह पहुंचाता है हमारा फ्लोएम। जैसे देखिए यहाँ पर पेड़ बन गया, ठीक है ना, अगर पेड़ बन गया तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से ये जो चीज़ें फ्लोएम गई होती है, तो ये सभी जगह पे, पत्तियों पे, डालों पर, मतलब हर एक जगह पे जो फ्लोएम होता है, ठीक है, वह सभी जगह पहुंचा देता है। और यहाँ पर अगर खनिज लवण हुए तो यहाँ पर पड़ते हैं, तो ये धीरे धीरे फ्लोएम के माध्यम से पूरे वृक्ष में फैल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ से प्रारंभ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ओलंपिक खेल होते हैं इसका सबसे पहले जो आयोजन है वो कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों यह सन 1900 ईस्वी में पेरिस से प्रारंभ हुआ था। जो ओलंपिक खेल होता है, ओके, जो ओलंपिक खेल होता है उसको सन 1900 में पेरिस से शुरुआत की गई थी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, अभी तक सर्वाधिक 5 बार किस देश ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? इटली, अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राज़ील। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पूछ लिया गया है कि अभी तक, मतलब फ़िलहाल 5 बार जो किस देश ने विश्व कप में फुटबॉल की प्रतियोगिता जीती है? तो इसका राइट आंसर हमारा है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वह 5 बार विश्व कप फुटबॉल में प्रतियोगिता जीत चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। तो अगर मैं थॉमस कप की बात कर लूँ तो थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन में दिया जाता है, ठीक है, क्रिकेट में नहीं दिया जाता, हॉकी में भी नहीं, जूडो में भी नहीं, बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है। गॉट इट? अगर इसे याद करना हो तो देखिए थॉमस लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कप। ओके, तो क प से ये जो कप है, ओके, देखिए
जब भी ये पूछेगा ना तो ये चारों ऑप्शन जरूर देंगे, ये 4 देंगे, ये तो कंफर्म देगा और थोड़ा मोड़ा इधर उधर देगा। लेकिन आपने देखेंगे कि ये जो दिएड़ा जैसा है ना, लॉ जैसा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए है ना। तो इसको आपको क्या करना है कि आपको समझना है कि प के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो थॉमस कप किसने किया था है? बैडमिंटन में। और कहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे प जैसा कुछ दिख रहा है? नहीं ना। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके से ट्रिक हो सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि महाभाष्य किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महाभाष्य किसकी कृति है? तो महाभाष्य जो है वह पतंजलि की कृति है। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके लेखक हैं श्री विष्णु शर्मा जी। तो विष्णु शर्मा जो है इसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 46 उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो है सहारनपुर। सहारनपुर में क्या है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात कर लूँ सन 1977 में, 1975 में, 1985 या 1966, तो उत्तर प्रदेश में जो अनौपचारिक शिक्षा चालू की गई थी वह 1975 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 उत्तर प्रदेश में पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? पैरा जो होता है, पैराशूट्स वाला होता है ना, वो ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि लगा के लोग मतलब ऊंची पहाड़ियों पर से कूद जाते हैं, तो मतलब एक तरीके से वो उड़ता रहता है, उसी को उसका ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो वो कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो वो है हमारा आगरा में। ओके। क्वेश्चन नंबर 49 है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूर्ण भगत निम्नलिखित में से क्या है? ये क्वेश्चन है आपका टेस्ट, ये आपको बताना है कि पूर्ण भगत क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बता देता हूँ उत्तर प्रदेश में किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है बुक्सा। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बुक्सा। बुक्सा जो है वो हिंदुओं के वर्ण विभाजन की तरह रहती है। और थारू जनजाति जो है वो लगभग 10 लाख उत्तर प्रदेश में है। और थारू जनजाति जो है दीपावली को क्या करती है? शोक के रूप में मनाती है दीपावली को। ओके, ये याद रखिएगा। शोक के रूप में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाती है? थारू जनजाति। और कौन सी ऐसी जनजाति है जो हिंदुओं के ऐसा वर्ण विभाजन करती है? तो वह है बुक्सा। समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों आज की जो क्लास है, क्लास का जो 49 नंबर टेस्ट है रहेगा और आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार इसका जो आपको आंसर दे देना है। और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में मुझे बताना है। अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर